नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। चौतरफा छटनी और आईटी सेक्टर जख्मी। जी हां, TCS के उस बयान ने पूरी आईटी इंडस्ट्री में खलबली मचा दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अब साल भर के अंदर अपने 12,002% उन्होंने बोला है, जो कि उनकी कंपनी का अगर एक वर्किंग स्ट्रेंथ देखें तो 12,000 करीब कर्मचारी होते हैं, उन्हें वो एक तरह का ले ऑफ देंगे। और इसमें ज़्यादातर कौन होंगे? इसमें सीनियर और मिडिल मैनेजमेंट के कर्मचारी ज़्यादा होंगे। अब इस खबर के बाद पूरी आईटी इंडस्ट्री में हड़कंप मचा हुआ है। इनफैक्ट सेंटिमेंट तो ओवरऑल ये ख़राब करने जैसी बात है, लेकिन इसके पीछे का कारण कंपनी ने क्या बताया? हालांकि कंपनी ने बहुत खुल के तो नहीं बोला। उन्होंने कहा कि हम AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तो इसका कारण नहीं मानते, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि उनका जो सीनियर और मिडिल मैनेजमेंट है उसमें बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो अभी मौजूदा डिमांड है स्किल्स की, उसको मैच नहीं कर पा रहे हैं। अब ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि आखिर मौजूदा डिमांड है क्या, वो कौन सा स्किल सेट है जो मैच नहीं हो रहा, और क्या कंपनी ने कोई कोशिश नहीं की उस स्किल सेट को मैच करने की, या कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाई उन कर्मचारियों की मिडिल और सीनियर लेवल पे कि वो उस तरह के स्किल्स को अब सीख पाएं। क्या हुआ आखिरकार, और यहाँ से क्या आईटी इंडस्ट्री का हम एक बड़ा टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं, जहाँ पर स्किल सेट कैसे होने चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह की ओरिएंटेशन अब इन कंपनियों की होगी, ओवरऑल जो ये कंपनियां काम करती हुई उसकी दुनिया में डिमांड का इस वक्त क्या हालचाल है, ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। यानी जो कुछ हुआ यहाँ पर TCS के अंदर या होने जा रहा है वो तो एक घटना है, लेकिन उस घटना से हमें क्या सबक मिलता है और आगे आईटी सेक्टर के लिए कौन सी बातें होंगी, उसमें काम करने वाले लोगों के लिए वो कौन सी बातें होंगी जो जानना ज़रूरी है, और ओवरऑल जॉब सिनेरियो पर इस पूरे घटनाक्रम का क्या इम्पैक्ट होगा, ये सारी बातचीत आज हम करने जा रहे हैं। और कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हनीवेल ऑटोमेशन के चेयरमैन गणेश नटराजन, मार्चिंग शीप की फाउंडर और CEO सोनिका एर्रॉन और ग्लोबल हंट के MD सुनील गोयल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गणेश सर, शुरुआत में आपसे करता हूं, मतलब इंडियन आईटी इंडस्ट्री को आपसे बेहतर कौन जान सकता है। पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि जो कुछ TCS में हुआ वो इस बात का नतीजा है कि दुनिया आगे बढ़ गई और हमारी कंपनीज अभी पीछे है, या इस बात का नतीजा है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो कर्मचारी हैं जो आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं वो पीछे रह गए और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई? क्यों ऐसी स्थिति बनी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई पीछे रह गया कोई आगे रह गया। क्योंकि ये आप जरूर कह सकते हैं कि कुछ हद तक हमने रिसर्च और नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कम इन्वेस्ट की है एज अ कंट्री, तो वो अभी तो सुधरना ही चाहिए। मगर ये जो AI का जो शिफ्ट है, जो आप सबको मालूम है कि अभी बहुत फेजेस में आ चुकी है। मतलब बिजनेस इंटेलिजेंस था, उसके बाद जनरेटिव AI जैसे चैट GPT, परप्लेक्सिटी, उसके बाद अभी एजेंटिक AI, ऑटोनोमस एजेंटिक AI। और अगर आप ऑटोनोमस एजेंटिक AI को देखें तो टेक्नोलॉजी के जरिए आप 70 या 75% काम ऑटोनोमसली कर सकते हैं। तो इसमें जो ह्यूमन इंटेलिजेंस का जो रोल होगा, जो भूमिका होगी, तो वो बहुत अलग तरीके से होगा। तो TCS का भी यही कमेंट्री है कि ये नहीं है कि हम ये ले ऑफ इसलिए कर रहे हैं कि AI में लोगों की जरूरत नहीं है, पर ये ले ऑफ इसलिए कर रहे हैं कि जो लोग अडेप्ट नहीं कर सकेंगे कि नए स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, नए स्टाइल ऑफ लीडरशिप, उनके लिए कोई और नौकरी ढूंढ के देंगे। मगर जो हम रखेंगे वो इस तरह के लोग होंगे जो डुअल इंटेलिजेंस, मतलब कि ह्यूमन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों के साथ मिलकर काम करेंगे। तो यही एक चेंज जरूर है, मगर ये चेंज तो होना ही था क्योंकि AI का जो पेस ऑफ डेवलपमेंट है वो इतना इतना ज्यादा है कि सब कंपनीज को कुछ ना कुछ तो अडेप्ट करनी ही पड़ेगी। एडॉप्टेशन पर एक सवाल है मेरा गणेश सर, वो ये कि एक तरफ TCS है, इट्स नॉट एनीथिंग कमेंटिंग अबाउट द कंपनी, आई जस्ट कंपेयरिंग टू थिंग्स। और दूसरी तरफ इन्फोसिस है, जो खबरें मैंने पढ़ी उसके मुताबिक उन्होंने
अपनी जो कर्मचारियों की जो पूरी वर्कफोर्स है उसकी एआई रीस्किलिंग पे काफी काम किया। इनफैक्ट करीब करीब 2.25 लाख कर्मचारियों को ये ट्रेनिंग दी है, जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक हर स्टेज के कर्मचारी शामिल है। और इनफैक्ट 20,000 नए फ्रेशर्स भी उन्होंने जोड़े हैं नॉर्मल स्किल सेट वाले ही। तो क्या एक तरफ टीसीएस की अपनी अप्रोच है, एक तरफ इन्फोसिस अपनी एक अप्रोच दिखा रही है? अभी तक उनकी तरफ से ऐसा कोई इंटीमेशन या कोई खबर तो नहीं आई है, लेकिन क्या ये एक अप्रोच नहीं हो सकती? मतलब क्या लोगों को एआई में रीस्किल करना इतना मुश्किल है कि फिर आपको कहना पड़ेगा कि आप जाइए और मुझे नए स्किल सेट के लोग अलग से लाने होंगे? ऐसे तो नहीं लाने होंगे, मगर रीस्किल जरूर करनी पड़ेगी। जी स्किल, अपस्किल, और लोगों का वो तो अभी चल ही रहा है। जैसे अपने आपको मालूम है, नासकॉम और मेटी के द्वारा अभी ये फ्यूचर स्किल्स प्राइम जो एक पोर्टल है, उसमें काफी लोगों की स्किलिंग हो रही है और कंपनी भी खुद कर रही है। मगर ये आप कंपेयर नहीं कर सकेंगे कि टीसीएस ने ये 12,000 की बात की और सलील इन्फोसिस का 20,000 की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, ये जरूरी नहीं है कि आईटी एआई के कारण लोगों को डिस्प्लेस किया जाएगा। ये जरूर है कि जो पुराने जमाने के स्किल्स हैं, मतलब कि जो प्रोग्रामिंग, टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर 90% वो काम एआई ही करेगा। तो एक री ओरिएंटेशन, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा है, एक स्ट्रैटेजिक लेबर रीओरिएंटेशन, वो तो जरूर करना पड़ेगा। और ये सभी कंपनीज को करना पड़ेगा। कल आज अगर टीसीएस ने अनाउंस किया है, कल और भी लोग करेंगे। ऐसा कोई कंपनी नहीं हो सकता है जो कुछ नहीं करे और बिजनेस एज यूजुअल चलता रहे। सर, बस इसमें ये मेरी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछ रहा हूं कि जो मिड लेवल या सीनियर लेवल के कर्मचारी हैं, आज की जो रिक्वायरमेंट है एआई को लेकर या मशीन लर्निंग को लेकर या कोई भी ऐसे स्किल सेट को लेकर, क्या उन्हें उसमें अपडेट नहीं किया जा सकता? क्या वो उतना मुश्किल है, उतना टफ है? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखिए, टेक्नोलॉजी तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते बढ़ते, पहले हम लोग जब टेक्नोलॉजी सीख रहे थे तो कोबॉल प्रोग्रामिंग सीखते थे। कोबॉल से लेके सी हुआ, सी से जावा, जावा से पाइथन, और अभी काफी इजी है टेक्नोलॉजी सीखना। उसीलिए इजी है, रेपिटेटिव है, तो एआई भी वो टेक्नोलॉजी काम कर सकेगी। कि ये क्या इतना इजी नहीं है, क्या इतना आसान नहीं है कि किस तरह से, जैसे मैंने कहा, किस तरह से एक नए ऑर्गेनाइजेशन का हम डिजाइन करें जहां पे 70 से 80% काम एआई से हो और सिर्फ 20% लोगों का काम हो। और वो लोगों का काम क्या है? डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा आर्किटेक्चर, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, नए नए जो जॉब रोल्स आ रहे हैं, और वो सीखने पड़ेंगे। और कभी कभी हो सकता है कि अभी आप कोई 50 साल के कोई उम्र के व्यक्ति हो, तो उनको ये नया नया सीखना अच्छा नहीं लगता है, तो वो आपको छानबीन करनी पड़ेगी। मगर मेरे ख्याल से अगर कोई चाहे तो हम लोग सब सीख रहे हैं एआई। हम सब एआई के तो स्कूल में हम लोग सभी स्टूडेंट्स हैं, और ये ऐसा इतना कोई मुश्किल नहीं है कि हम नहीं सीख सकेंगे। हाँ, मुझे लगता है आपकी ये बात काफ़ी लोगों को प्रेरणा देगी कि इट डिपेंड्स कि आपको कब सीखना है, कैसे सीखना है, कितना सीखना है। एज उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं करेगी। खैर, कंपनी की अपनी एक पॉलिसी उसमें हो सकती है। 3 शब्द सर मैंने बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ी, उसमें बड़े कॉमन निकले। एक एआई, दूसरा क्लाउड और तीसरा साइबर सिक्योरिटी। मैंने ये पाया कई रिपोर्ट्स के अंदर कि अभी भी जो हायरिंग हो रही हैं, ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कंपनी सबसे ज्यादा लोगों को देख रही है। इनफैक्ट सिर्फ देख नहीं रही है, जो बेस पैकेजेस हैं 2-2.5 लाख से 3, 3.5, 4, 5 लाख के, उनके मुकाबले ऐसे लोगों को 10 से 15 लाख के पे पैकेजेस दे रही हैं। मतलब आपके स्किल सेट की वैल्यू अभी भी है, बस ये है कि आपको ये 2-3 क्षेत्र जिनकी मैंने बात की, अगर आपके पास उसमें कोई अपना पर्टिकुलर नीश है तो फिर आपकी डिमांड मार्केट में है। नहीं, बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि कोई डाउट नहीं है कि जो आपने कहा, क्लाउड, ईआरपी अभी भी बहुत पॉपुलर है, या साइबर सिक्योरिटी, एआई, मशीन लर्निंग, ये सब इन डिमांड स्किल्स हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति जाके जॉब के लिए मांगे और बोले मुझे एआई का तो कोई खबर ही नहीं है या क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं मालूम है, तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी ज्यादातर एप्लीकेशन एक्सेस क्लाउड से ही होती है। और ये तीनों चीज जुड़े नहीं है, मगर ये तीनों चीज का ध्यान रखना या ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। साइबर सिक्योरिटी तो बिल्कुल हर एक चीज में वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट डीपीडीपी, जो डेटा प्राइवेसी है, साइबर सिक्योरिटी किस तरह से करें, एंड पॉइंट सिक्योरिटी या फिर टोटल सिस्टम सिक्योरिटी, वो तो करना ही है। और एआई, जैसे मैंने कहा, तो ऑल परवेसिव है, तो सबको समझना पड़ेगा कि एआई का इफेक्ट, इम्पैक्ट किस तरह से हमारे कंपनी पे होगा, या और हमारे क्लाइंट्स के ऊपर होगा। क्योंकि जो क्लाइंट्स का जो कठिनाई है या फिर उनके अपॉर्चुनिटीज जो समझें, तो वही कंपनी सक्सेसफुल होंगे आगे चल के।
जी सर, एक बहुत ही छोटा सा मेरा आखिरी सवाल आपसे, और वो ये कि तमाम वो लोग जो किसी भी लेवल पे, चाहे एंट्री लेवल पे, चाहे मिड लेवल पे जो भी हो, और आईटी सेक्टर को बिलोंग करते हैं, अब इस नए बदलते परिवेश में उन्हें क्या करना चाहिए? आप उन्हें क्या बोलेंगे कि आप ये अप्रोच रखिए तो फिर ठीक रहेगा? मैं नहीं, एक बहुत ज्ञानी युवल नोआ हरारी में अपनी किताब होमो डियोस में कहा था कि आप अज्यूम कीजिए कि हर 15 साल आपने जो भी सीखा है वो ऑब्सलीट हो जाएगा। मतलब लाइफ लॉन्ग लर्निंग या लर्निंग एजिलिटी जिसे कहते हैं, मतलब हमेशा सीखते रहना चाहिए। ऐसा आप कभी नहीं सोचते कि मैंने आईआईटी गया, आईआईएम गया, अब मेरा जिंदगी सेट है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मेरा तो यही एडवाइस होगा कि आप आप लर्निंग करते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए, और ये कभी मत सोचिए कि मेरा ज्ञान एकदम रेडी है, क्योंकि जैसे एआई हमने देखा, हर एक 6 महीने में एक नया टेक्नोलॉजी, नया कैपेबिलिटी आता है, और हम अगर नहीं सीखेंगे तो वी विल बी लेफ्ट बिहाइंड। तो ये जरूरी है कि लर्निंग करना एक जिंदगी भर का काम है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, एंड आई थिंक एंड आई होप कि आपके जो शब्द हैं और आपकी जो एडवाइस है ये काफ़ी सारे लोगों को, इस पूरे आईटी सेक्टर में तमाम लोगों को काम आएगी और उनको एक संबल, एक भरोसा भी देगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। राइट, तो ये थे हमारे साथ मिस्टर गणेश नटराजन, और अब हम आगे बातचीत बढ़ाते हैं। सुनील गोयल साहब और सोनिका एरॉन दोनों हमारे साथ हैं। क्षमा चाहूँगा आप दोनों से ही, क्योंकि गणेश सर का थोड़ा सा वक्त मिला था हमें, और चूंकि वो इस फील्ड के एक बड़े महारथी हैं, उसे उस ज़माने से उन्होंने बिल्ड किया है इंडियन आईटी। जब हम एपटेक और एनआईआईटी का ज़माना 90s की बात है, सो उनकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट होनी थी। नाउ राइट, दोनों से ही आपकी पहली राय क्विकली मैं लूँगा। सुनील साहब, पहले आपके पास आ रहा हूँ कि हमने बहुत सारे शोज़ किए, हर बार हमने कहा कि एआई से कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसा होगा वैसा, लेकिन देखिए आज वो वक्त आ गया, बहुत जल्दी आ गया इनफैक्ट वो वक्त, जब एआई ने लिटरली लोगों की नौकरी ले ली है। देखिए वो मुझे लगता है कि एआई के नाम का तो एक उसके ऊपर एक धब्बा लगा है कि एआई की सिर्फ वजह से नौकरी गई है, क्योंकि आज के डेट में देखें तो ग्लोबल ट्रेड वॉर चल रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन है, डेफिनेटली टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन होने की बात पिछले सालों से चलती आ रही है, और मुझे लग रहा है कि काफी सारे लोग इसके लिए तैयार भी हो रहे थे। तो शायद आज की डेट में ऑर्गेनाइजेशन आके बोल सकती है कि एआई की वजह से हम ऑटोमेशन कर रहे हैं या उसकी वजह से जॉब चली गई है। और ये सिर्फ आईटी सर्विसेज की बात नहीं है। पिछले आप 2 या 3 सालों से देखें तो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, वो भी अपने यहाँ ग्लोबल यूएस में बाकी जगह पे लोगों को शायद कम कर रहे हैं, अपने यहाँ पे काउंट को कम कर रहे हैं। तो इसका एक इम्पैक्ट तो ये है कि 2021-22 में जो ओवर हायरिंग हुई थी उसका इम्पैक्ट था। उसके बाद जो सडनली मार्केट में स्लो डाउन आया उसका इम्पैक्ट है। और फिर तीसरा इम्पैक्ट डेफिनेटली टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन का है, जो कि एक न्यू एज टेक्नोलॉजी एआई के फॉर्म में आया है। तो वहां पे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग, 70-80% कंपनीज या लोग अपने आप को तैयार कर रहे थे उसके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन भी कर रहे हैं। और बेस लेवल अभी भी वही टेक्नोलॉजीज है जिसपे लोग काम करते थे, सिर्फ एक पोर्शन कम हुआ है जहां पे रिपीटेटिव काम होता था। यानी लेबर वाला कॉन्सेप्ट होता है कि एक आदमी एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, तो आप 10 लोग रख के एक दिन में करा लीजिए। शायद वो कॉन्सेप्ट आज के डेट में नहीं चलेगा। आज के डेट में जितने ऑटोमेशन हो रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हो रहे थे, ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का ऑटोमेशन है। तो जैसे जैसे ऑटोमेशन आएगा, मशीन की अपनी पावर बढ़ेगी, लोगों की एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसमें लोगों की भी रिक्वायरमेंट होगी। आपने टीसीएस की बात करी, इन्फोसिस ने अनाउंस किया, उन्होंने 17,000 लोग हायर किए पिछले क्वार्टर में, और अगर आप देखें तो उन्होंने शायद अपने क्वार्टर का प्रॉफिट भी बुक किया है। तो ये कंपनी टू कंपनी मैटर करता है कई बार, बट राइट साइजिंग इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस में होगी, कुछ ना कुछ होगी। इंडिविजुअल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या वो अपने आप को न्यू एज के साथ अपग्रेड कर रहे हैं। जैसे बात हुई क्लाउड की, डेटाबेस की, साइबर सिक्योरिटी की, ये जितने चीजें, ये बेस है एआई के आज के डेट में। जितने भी लोग काम करते हैं आज के डेट में, इन सारी डिजिटल टेक्नोलॉजी का बेस है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी भी किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे तो चलेगी। चाहे कितनी भी तेज चलने वाली कार आ जाए तो उसको रोड तो चाहिए। उसी तरह से हर टेक्नोलॉजी को, एआई को भी फंक्शन करने के लिए एक बेसिक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी, डेवऑप्स, एप्लीकेशन सपोर्ट, डेवलपमेंट, उसके पीछे का आर्किटेक्चर, इन सब के लिए लोग हैं। और मुझे लगता है कि लोग 60-70% तक काम ऑलरेडी कर रहे हैं उससे रिलेटेड जी। सिर्फ उसका एक जो लास्ट का जो 30% होता है या 30-40% तक होता है, उस चीज का एक थोड़ा नॉलेज गेन करना है, अपने रेज्यूमे को वैल्यूएबल बनाने के लिए सर्टिफिकेशंस करने हैं, थोड़े कुछ ना कुछ उसके जार्गन्स को लर्न करना है।
ये सारी चीजें करने से मुझे लगता है कि अब मार्केट में देखिए, अगर स्लो डाउन आएगा तो एआई की हो या ना हो, अगर ले ऑफ होंगे तो होंगे, क्योंकि कंपनी पास अगर बिजनेस नहीं है, और जो कंपनी एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन के साथ लोगों को हायर करी थी तो वो रिड्यूस करेगी। तो ये इम्पैक्ट शायद ग्लोबल बिजनेस का भी उतना ही है जितना एआई का है। वो एआई का नाम लेके हर कोई उसको एक जी जी। रीजन बना रहा है, बट मुझे लगता है कि इसमें सारी चीजें मिलजुल ठीक के है, काम हालांकि कर रही हालांकि हैं। टीसीएस ने कहा कि वो एआई इसके पीछे रीज़न नहीं है, उन्होंने बिल्कुल इसे अंडरलाइन किया, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि जो उनकी एक मेजॉरिटी ऑफ वर्कफोर्स है जिसके ऊपर शायद ये घास गिरेगी, वहाँ पर स्किल सेट वो नहीं मैच हो रहे हैं जो आज की रिक्वायरमेंट है। तो बात आप कान किधर से भी पकड़ लीजिए। सोनिका, क्या आप भी इस पॉइंट को एग्री करेंगे कि हमने देखा 2 या 3 साल, मतलब 2-3 साल पहले की बात है और भी कम समय, जब इतनी एग्रेसिव हायरिंग हो रही थी कि मजाक बन गया था। कई लोग कह रहे थे कि मतलब मुझे डबल पैकेज मिल गया है, मुझे 3 गुना पैकेज मिल गया है, तो कोई उसका सिरा नहीं था। शायद एक रेस शुरू हो गई थी, सबको लगा कि ये जो रिक्वायरमेंट है ड्यूरिंग कोरोना, पूरी टाइम आगे दुनिया ऐसे ही चलेगी, लेकिन वो परिदृश्य बहुत जल्दी बदला। हमने पहले भी कई कंपनियों में इस तरह की चीज़ें देखी। अब ये आईटी सेक्टर को शायद हिट कर रहा है, और वो जो ओवर हायरिंग हो गई उसी का नतीजा है, या जो कॉस्ट एस्केलेशन हो गया उसके चक्कर में, क्या आप भी मानती हैं कि ये उसी का? और फिर आप इसे समझ लीजिए कि शायद एआई आने से उसमें थोड़ा सा और मामला गंभीर हो गया कि टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई कि उसने उस चीज़ को रिड्यूस कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये पुराना ही कुछ किया हुआ है जिसको अब जाके आपको बैलेंस करना पड़ रहा है। देखिए, मैं इसको ना थोड़ा सिंपली और क्रोनोलॉजिकली ब्रेक करने की कोशिश करती हूँ। जब आपने 2-3 साल पहले की बात करी, हम लोग कोविड से उभर रहे थे, में हर एक कोई घर से काम कर रहा था, वर्क फ्रॉम होम, हाइब्रिड। तो आपको याद होगा कि कितनी डिपेंडेंस थी ऑन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। नेटवर्क नहीं गिरना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी होनी चाहिए, हमारे सारे एप्स, हमारी सारी प्रोसेसेस ठीक ठाक चलनी चाहिए। और बहुत सारी कंपनीज ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रही थी, जिन्होंने कभी भी पहले वर्क फ्रॉम होम के बारे में सोचा भी नहीं था। उन्होंने 1-1.5 साल पूरा वर्क फ्रॉम होम करा, और फिर उनको रियलाइज हुआ कि उसमें काफी मुनाफा भी हो सकता है, उनको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करना, बहुत सारे खर्चे बचते हैं, सो दे वांटेड टू कंटिन्यू इट। तो ये हुआ, बट देन slowly the market changed. Market changed where people started calling people back to work. Also, technology evolved. Machine learning, artificial intelligence. आज तो मैं ये बोलूंगी, हम सिर्फ आईटी इंडस्ट्री को ही क्यों देख रहे हैं। अगर मैं देखूं अक्रॉस ऑल functions, whether it is finance, whether it is human resources, whether it is legal, any role which is extremely repetitive, data driven, it can be replaced by technology. So अगर कोई बहुत सारा डेटा एनालाइज करता था एक टाइम पे, वो एट अ क्लिक बटन एनालाइज कर सकता है। तो आजकल कंपनीज में कैसे लोगों की जरूरत है? डेटा क्रंचिंग वाले लोगों की जरूरत नहीं है। आज जरूरत है जो उस डेटा को, जो एनालिसिस निकली है, उसको देख के डिसीजंस ले सके। तो इसलिए अगर एक कंपनी में 4 लोग हैं जो डेटा क्रंचिंग करते थे, डेटा कलेक्शन करते थे, उसको पिवट टेबल्स करते थे, वो एक आउटडेटेड टेक्नोलॉजी मानी जा सकती है कई तरह से। तो अब वो सब नहीं रहा। अब आपने एक डेटा कहीं पे अपलोड किया, कहीं पे सर्वर पे अपलोड किया, आपने एक क्लिक किया, कहीं पे किसी ने कोडिंग कर रखी है और आपको एनालिसिस मिल गई। अब उसको आप एनालाइज कैसे करेंगे, डिफरेंट फंक्शंस के साथ कोलैबोरेट कैसे करेंगे, जी, वो ज्यादा जरूरी हो गया है। तो मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे चीजें चेंज हो रही हैं बिजनेस में, बिजनेस एनवायरनमेंट में, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स में, उस तरह से मैन पावर की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है। आप इसको स्किल सेट बोलिए, कॉम्पिटेंसी, बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी बोलिए, एज वेल एज। अब थोड़े ये पॉइंट मैम, मैं माफ़ी चाहूँगा, आपको बीच में रोक रहा हूँ, थोड़ा एक ब्रेक लेना होगा, लेकिन एक सवाल मेरे मन में ज़रूर आता है कि ये बात तो मतलब इन कंपनीज को पता ही थी,
लेकिन जब आप इस तरह के कदम उठाते हैं, कोई कंपनी ऐसा कदम उठाना नहीं चाहती है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी वो जो टाइमलाइन है वो थोड़ी आगे पीछे मिस हो गई, वरना आप इसे अच्छी तरह हैंडल करते, स्किल सेट की बात करते, रीस्किलिंग की बात करते, कोई भी छटनी करना नहीं चाहेगा। तो वहाँ कुछ फैक्टर्स तो ऐसे आ ही जाते हैं जो आपके हक में नहीं, या तो ग्लोबल सिनारियो इतना ख़राब या फिर टेक्नोलॉजी इतनी हावी, उसमें से रीज़न क्या है, और एक जो व्यक्ति कर्मचारी है, नौकरी कर रहा है, वो इसमें से क्या निकाले, क्या वो इसे ख़राब समय माने या फिर अपनी स्किल सेट को देखे, क्या कर सकते हैं आप, ये एक बड़ा प्रश्न होगा जो अपने मेहमानों से पूछेंगे इस ब्रेक के बाद। छोटा ब्रेक, तुरंत आते हैं।